अब आगे बढ़ेंगे और विस्तार से आपको जानकारी देंगे। खबर लेबनान से है, जहां पर एक बार फिर इजरायली हमलों ने लोगों की जिंदगी को दहला दिया। दरअसल बेका घाटी में शुक्रवार को हुए हवाई हमले में कम से कम 12 लोगों की मौत हुई, 24 लोग घायल हुए, 3 बच्चे शामिल बताए गए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी है। घायल लोगों को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया और राहत टीमें लगातार मलबे में फंसे लोगों को निकाल रही हैं। बताते चले कि दिन के दौरान ही सिडोन शहर के हवाई अड्डे पर आपको बता दें कि हमला हुआ, जिसमें 2 लोगों की जान गई। इजरायली सेना का कहना है कि उनके बेका घाटी में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को निशाना बनाया, जबकि सिडोन में हमास के ठिकानों पर हमला करने की बात कही गई। हालांकि हमास ने यह माना है कि उसके 2 सदस्य मारे गए, लेकिन जिस भवन को निशाना बनाया गया वह किसी कमांड सेंटर का हिस्सा था ही नहीं। ये भवन अलग अलग फिलिस्तीनी गुटों की संयुक्त सुरक्षा टीम का कार्यालय था। हमास ने इसे कमजोर बहाना बताते हुए हमला अस्वीकार किया। बेका घाटी में जिस इमारत पर अटैक हुआ वह रिहायशी इमारत जैसी लग रही थी। वहां पर आग लगी थी और राहत टीमें मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश कर रही थी। आपको बता दें कि यह घटना ऐसे समय पर हुई है जब पूरे क्षेत्र में पहले से ही तनाव बढ़ा हुआ है। बताते चले कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद गाजा में युद्ध शुरू हुआ। इसके तुरंत बाद हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजरायल की तरफ रॉकेट दागना शुरू कर दिया। जवाब में इजरायल ने लेबनान में हवाई हमले किए। बाद में अमेरिका की मध्यस्थता से संघर्ष विराम हुआ, लेकिन हमले पूरी तरीके से बंद नहीं हुए। संघर्ष विराम के बाद भी इजरायल लगभग रोजाना लेबनान में हवाई हमले करता रहा। उनका कहना है कि हिजबुल्लाह फिर से अपनी ताकत जुटाने की कोशिश कर रहा है। हिजबुल्लाह ने भी कुछ हमलों की जिम्मेदारी ली। इसी बीच गाजा में हमास अपनी पकड़ मजबूत करता हुआ देखा गया। इजरायली सेना आकलन के मुताबिक हमास ने अपने समर्थकों को प्रशासनिक पदों पर बैठाना शुरू कर दिया है और टैक्स वसूली व सैलरी देने की व्यवस्था फिर से लागू हुई। यह कदम गाजा में उनकी सत्ता और नियंत्रण को मजबूत करने के लिए साफ तौर पर माना गया। जानकारी के अनुसार गाजा में 5 नए जिले गवर्नर नियुक्त कर रहा है, जिनका संबंध हमास के सशस्त्र शाखा अल कसम ब्रिगेड से है। इस पर विशेषज्ञों का यह कहना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की शांति योजना के लिए बड़ी चुनौती है। गाजा में हमास अपनी प्रशासनिक और सैन्य पकड़ मजबूत कर रहा है। इसी बीच आम जनता के लिए स्थिति लगातार कठिन हो रही है। नागरिकों की सुरक्षा और मानवीय स्थिति को लेकर चिंता बढ़ गई। स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय राहत एजेंसी प्रभावित इलाकों में मदद पहुंचा रही हैं। अस्पताल में घायल मरीजों के लिए आपातकालीन व्यवस्थाएं बनाई गई और राहत टीमों ने मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश तेज कर दी। इसके बावजूद क्षेत्र में हिंसा हमलों की आशंका बनी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान हिंसा और संघर्ष का सबसे बड़ा असर आम नागरिकों पर पड़ा है। उनके घर, रोजमर्रा की जिंदगी और सुरक्षा लगातार खतरे में है। राजनीतिक और सैन्य गतिशीलता के बीच नागरिकों की सुरक्षा, राहत कार्यों की तत्परता और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी का महत्व फिलहाल बढ़ा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब अरब सागर में साफ तौर पर देखने को मिला। दरअसल अमेरिकी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने के कारण विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि किसी भी समय दोनों देशों के बीच टकराव हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सख्त रुख अपनाया और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के पीछे हटने को साफ तौर पर एक वजह बताया। हाल ही में दोनों देशों के बीच परमाणु समझौते को लेकर 2 बार वार्ता हुई। इन बैठकों में परमाणु संवर्धन, आर्थिक प्रतिबंधों में राहत और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। हालांकि अभी भी दोनों पक्षों की रेड लाइन अलग अलग जारी नजर आती है। हालांकि प्रशासन के अनुसार ट्रंप सरकार एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसमें ईरान को बेहद सीमित या टोकन स्तर पर परमाणु संविधान की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि शर्त यह होगी कि इस संवर्धन से परमाणु बम बनाने की संभावना पूरी तरीके से खत्म हो जाए। आपको यह भी बता दें कि एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने संकेत दिए कि यदि ईरान ठोस और तकनीकी रूप से भरोसेमंद गारंटी देता है तो अमेरिका इस विकल्प पर विचार कर पाएगा। ट्रंप प्रशासन ने पहले ही प्रतिबंध कानून के तहत कड़े कदम उठाए। अब उनका लक्ष्य एक राजनीतिक रूप से बेचने योग्य समझौते को तैयार करना है। जानकारी के अनुसार अगर ईरान किसी भी हमले को टालना चाहता है तो उसे ऐसे प्रस्ताव देना होगा जिसे अमेरिका स्वीकार कर पाए। हालांकि सैन्य विकल्प भी अमेरिकी मेज पर मौजूद है। बताते चले कि पेंटागन ने राष्ट्रपति को कई संभावित मिलिट्री ऑप्शन पेश कर दिए हैं। इसमें एक चरम विकल्प भी शामिल है। इसमें सीधे अली खामेनेई और उनके बेटे मौसबा को निशाना बनाने की योजना है। दरअसल राष्ट्रपति ने अभी किसी हमले का फैसला नहीं किया, लेकिन किसी भी समय निर्णय बदल सकता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास ने यह कहा कि तेहरान जल्द ही अपना प्रस्ताव पेश करेगा। उनका कहना है कि बातचीत का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रहे। उन्होंने यह भी दावा किया है कि जिनेवा में हुई हालिया बैठक में अमेरिका ने औपचारिक रूप से जीरो एनरिचमेंट की मांग रख दी थी। वहीं अमेरिकी पक्ष का यह कहना है कि ट्रंप की आधिकारिक स्थिति अभी भी जीरो एनरिचमेंट है, लेकिन यदि ईरान का प्रस्ताव बहुत सीमित संवर्धन और कड़े निरीक्षण की व्यवस्था के साथ आता है तो उस पर विचार किया जा सकता है।
संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था के प्रमुख राफेल भी तकनीकी उपायों पर चर्चा में शामिल हैं। संभावित कदमों में अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों की वापसी, कड़ी मॉनिटरिंग और सर्वाधित यूरेनियम के भंडार को हटाना या निष्क्रिय करना शामिल हो पाएगा। खाड़ी देश और मध्य देश जैसे ओमान और कतर का मानना है कि कोई भी समझौता ऐसा होना चाहिए जिसमें दोनों पक्ष अपनी जीत मान पाएं। फिलहाल तेहरान का प्रस्ताव अमेरिकी शर्तों पर खरा नहीं उतर रहा तो सैन्य कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में आने वाले कुछ दिन न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक राजनीति के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित भी हो सकते हैं। अब खबर अमेरिका से आ रही है, जहां पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के दुनिया के तमाम देशों पर लगाए गए टैरिफ को अवैध करार दिया। इस फैसले के बाद भारत समेत कई देशों को बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अब सभी देशों पर समान 10% टैरिफ लागू होगा, जिससे पहले से अलग अलग टैरिफ वाली व्यवस्था पूरी तरीके से बदल गई है। इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने विभिन्न देशों के प्रोडक्ट पर अलग अलग टैरिफ लागू करने की घोषणा की थी। भारत पर 18%, यूरोप संघ पर 15%, जापान पर 15%, ब्रिटेन पर 10%, स्विट्जरलैंड पर 15% टैरिफ लगाया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन सभी देशों पर समान यानी कि 10% टैरिफ लागू होगा। अमेरिका प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नई व्यवस्था उन देशों पर लागू होगी जिनके साथ अमेरिका ने पहले ही ट्रेड डील कर ली थी। बताते चले, इसका मतलब है कि भारत के प्रोडक्ट्स पर लगने वाला टैरिफ 18% से घटकर 10% हो गया। इससे भारत के सभी लोगों को राहत मिली और अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा आसान हो गई। व्हाइट हाउस के अधिकारियों से CNBC को बताया कि ये एक नया 10% वैश्विक टैरिफ सभी देशों के लिए समान रूप से लागू होना चाहिए, चाहे उनका अमेरिका के साथ ट्रेड डील हो या फिर नहीं। इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा वियतनाम को मिलेगा, जिस पर पहले से 20% टैरिफ लागू होना था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अमेरिका में कारोबारी हलचल तेज हुई। बाजार और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में अप्रत्याशित उथल पुथल मची। दरअसल पूरी रात अमेरिकी प्रशासन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया आती रही। ट्रंप प्रशासन ने पहले भारत के साथ ट्रेड डील का हवाला देते हुए कहा कि भारत के प्रोडक्ट्स पर 18% टैरिफ रहेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि 10% टैरिफ सभी देशों पर लागू होगा। इसमें भारत समेत तमाम ट्रेड डील वाले देशों को समान राहत मिली है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम वैश्विक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संतुलन के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इससे अमेरिका के ट्रेड पार्टनर्स के बीच नए अवसर और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। भारत के निर्यातकों को भी अमेरिकी बाजार में समान भोजन और आसान तरीके से मिल पाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह साफ कर दिया कि अमेरिका में व्यापारिक नियम नियंत्रण के दायरे में आते हैं और किसी भी राष्ट्रपति के फैसले पर कानूनी रोक साफ तौर पर यहां पर लगाई जा सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इसके बाद ट्रंप की तरफ से क्या कुछ और महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। खबर यूरोप से है, जहां पर मध्य यूरोप का देश पोलैंड रूस से बढ़ते खतरे को लेकर अब सीधे और सख्त फैसले के साफ तौर पर रास्ते पर दिख रहा है। पोलैंड ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया कि वह अपनी सीमाओं पर बारूदी सुरंगें बिछाएगा। यह फैसला ऐसे वक्त पर लिया गया जब रूस यूक्रेन युद्ध को 3 साल से ज्यादा समय हो गया है और यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था पर सीधा दबाव बढ़ा। पोलैंड ने यह कदम उठाते हुए उसे अंतर्राष्ट्रीय संधि से भी खुद को अलग कर लिया, जो बारूदी सुरंगों के इस्तेमाल पर रोक लगाती है। दरअसल ये संधि वर्ष 1997 में अस्तित्व में आई थी और इसे ओटावा संधि के नाम से जाना जाता है। पोलैंड का यह कहना है कि मौजूदा स्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय समझौते से ज्यादा अहम है। पोलैंड के उप रक्षा मंत्री पावेल ने साफ शब्दों में कहा कि ये बारूदी सुरंगें नाटो के पूर्वी हिस्से में बिछाई जाएंगी। उत्तर में पोलैंड की सीमा रशिया से लगती है, जबकि पूर्व में उसकी सीमा बेलारूस से जुड़ी हुई है। उनके अनुसार हम अपनी रक्षा संरचना को मजबूत कर रहे हैं और सुरक्षा के लिए कदम बेहद जरूरी है। पोलैंड को रूस से अपना बचाव करना ही होगा। बताते चले कि पोलैंड की ये चिंता अचानक नहीं है। दरअसल फरवरी 2022 से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। रूस, आपको बता दें कि लगातार अटैक के मोड में है। यूरोप को असुरक्षा के साए में ला खड़ा कर दिया गया है। हजारों नागरिक और सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। यूक्रेन का बड़ा भूभाग आज भी युद्ध की आग में झुलस रहा है। पोलैंड का आरोप है कि रूस अपने पड़ोसियों के प्रति आक्रामक इरादे रखता है। यही वजह है कि पोलैंड अब किसी भी तरीके का जोखिम उठाने को तैयार नहीं है। खास बात तो यह है कि रूस खुद अभी ओटावा संधि का हिस्सा नहीं रहा, यानी जिस समझौते का पालन करने की अपेक्षा दूसरों से हो रही है उसे मानने से रूस ने हमेशा दूरी बनाई है। ये तर्क साफ तौर पर पोलैंड और उसके सहयोगी देश अब अपनी रणनीति पर दोबारा विचार कर रहे हैं। दरअसल पिछले साल फिनलैंड, एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया और यूक्रेन के साथ मिलकर इस संधि ने बाहर निकलने का ऐलान किया था। इन देशों का मानना है कि बदलते स्थिति में पुराने नियम नई चुनौतियों का जवाब नहीं दे पा रहे। बताते चले कि ओटावा संधि की नींव मानवीय आधार पर रखी गई। कंबोडिया, अंगोला जैसे देश बारूदी सुरंगों से आम नागरिकों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। इसी वजह से दुनिया ने तय किया कि इन हथियारों पर रोक जरूरी है। लेकिन आज की स्थिति अलग है। जब युद्ध सीधे सीमाओं तक पहुंच गया है, तब देशों की प्राथमिकता बदल गई है।
संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े भी स्थिति को गंभीरता से दिखाते हैं। यूक्रेन में रूसी हमलों के बाद अब तक हजारों महिलाएं और बच्चे मारे गए, लाखों लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। रूस ने यूक्रेन के 20% से ज्यादा इलाकों पर कब्जा किया। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पानी, बिजली व्यवस्था और आवास जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष करना पड़ा। पोलैंड का यह फैसला सिर्फ एक कदम नहीं, ये उस बदलती वैश्विक सोच का संकेत है जहां देश अब आदर्शवाद से ज्यादा यथार्थवाद को प्राथमिकता दे रहा है। दक्षिण एशिया के ज्यादातर देश आज गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। कई बुनियादी ढांचे पर निवेश हो रहा है, कई डिजिटल अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, तो कई सामाजिक योजनाओं से करोड़ों लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो हर मोड़ पर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारता ही रहता है। दरअसल 24-25 के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी बढ़कर 28.8% पहुंच गई, यानी कि हर 3 में से 1 पाकिस्तानी नागरिक आज गरीबी की गिरफ्त में जीने को मजबूर है। यही नहीं, सरकार के अपने आंकड़े बताते हैं कि 2018 से 19 में यह दर 21.9% थी। मतलब सिर्फ 6 साल में गरीबी 6.9% बढ़ गई। इससे सुधारा नहीं जा सकता, ये सीधी सीधी आर्थिक फिसलन है। बताते चलें कि हैरानी की बात तो यह है कि पाकिस्तान के सभी प्रांतों में गरीबी बढ़ी है। खासतौर पर पंजाब और सिंध जैसे प्रांतों में स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, जिन्हें देश की आर्थिक रीढ़ कहा जाता है। अगर रीढ़ ही टूटने लगी तो शरीर का हाल क्या होगा, ये समझने के लिए किसी अर्थशास्त्री की जरूरत नहीं। पिछले 6 सालों में पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड के 3 प्रोग्राम झेले हैं। कोविड-19 की मार पड़ी, कॉमोडिटी सुपर साइकिल से महंगाई को आसमान पर पहुंचाया, जीडीपी ग्रोथ लगातार लड़खड़ाती रही, 2 बड़े बाढ़ संकट आए और ऊपर से गेहूं के सपोर्ट प्राइस जैसे फिसल गए। आम आदमी की कमर पूरी तरीके से टूट गई। बताते चलें कि पाकिस्तान 2024-25 के आधिकारिक गरीबी आंकड़े जारी करने की तैयारी में है। गरीबी अनुमान समिति ने अपनी सिफारिश सौंप दी है, यानी कि अब हर मोहर ही लगते हुए साफ तौर पर सच्चाई उजागर कर देगी। हालांकि पाकिस्तान में गरीबी कोई नई बीमारी नहीं है। पाकिस्तान में स्थिति बेहद खराब है। लगभग आधी आबादी आज भी गरीबी रेखा से नीचे संघर्ष कर रही है। लेकिन जिस आर्थिक दिशा में देश को बाढ़ में साफ तौर पर लेकर जाया गया, उसमें सुधार की गुंजाइश बची ही नहीं है। मूलभूत जरूरतों की लागत विधि के अनुसार अगर किसी घर की प्रति व्यक्ति मासिक खपत 3,758 पाकिस्तानी रुपए से कम है तो वह परिवार गरीब माना जाता है। पाकिस्तान में संसाधनों का बड़ा हिस्सा आज भी सुरक्षा और स्तंभ ढांचे पर खर्च होता है, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सृजन जैसे सामाजिक क्षेत्रों के लिए हमेशा बाद में देखेंगे और फाइल बंद कर दो, ये ही सब कुछ सुनने को मिलता है। गरीबी इतनी ज्यादा पाकिस्तान में बढ़ चुकी है कि पाकिस्तान की स्थिति बेहद ज्यादा खराब है और आने वाले समय में ये स्थिति और ज्यादा खराब होती हुई नजर आएगी। एक छोटे से ब्रेक लिया, आप रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं जिहाद से जुड़ी हुई खबरें।